नमस्कार मित्रों, ज़िंदगी उतार चढ़ाव के मामले में कोई सानी नहीं रखती। बहुत उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में। आज मैं आपको एक आजकल जो चर्चा चल रही है जिस नाम को लेकर, उस नाम की थोड़ी सी दास्तान आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोगों का सुझाव भी है कि नाम ना भी दिया जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये खबरें वायरल हो चुकी हैं समाचार पत्रों में भी और मीडिया पे भी, कि एक व्यक्ति 5 विषय में डिस्टिंक्शन लेकर एमए करता है, उसके बाद पीएचडी करता है, उससे पहले एमफिल भी कर लेता है, पीएचडी भी करता है और नौकरी नहीं मिलती। 5 एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद और उससे पहले एमफिल करने के बाद नौकरी नहीं मिलती। नौकरी एक मिली भी तो पार्ट टाइम लेक्चरर की मिली, और पार्ट टाइम लेक्चरर की नौकरी भी कुछ दिन चलती रही और उसके बाद जब भी छुट्टियां आई तो वो ख़त्म हो गई। अब उस बंदे के लिए बड़ा मुश्किल था, युवक के लिए, जिसकी चर्चा इन दिनों में सभी अखबारों में है। पंजाब की ये कहानी है। तो उसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो क्या करे। तो उसको किसी ने सुझाव दिया कि यार इससे तो सब्ज़ी की रेहड़ी लगा लो, बहुत चलेगी। और उस शख्स ने मित्रों इन्हीं दिनों में सब्ज़ी की रेहड़ी लगानी आरंभ कर दी, और साथ में उसने जो नीचे जो एक प्लेट लगाई उसमें अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखकर नीचे पीएचडी भी लिख दिया और विषय भी एमए के लिख दिया और पट्टी लगा के सब्ज़ी बेचनी शुरू कर दी। अब एक तो पीएचडी पास जो है, पीएचडी डिग्री होल्डर जो है वो सब्ज़ी बेच रहा है, ये भी एक आकर्षण की बात होती है। लेकिन किसी भी रूप में, क्योंकि पढ़ा लिखा था, अंग्रेज़ी भी फर्राटेदार बोल रहा है, और फर्राटेदार अंग्रेज़ी की बदौलत बहुत सारी जो नई पीढ़ी है वो भी उसके प्रति आकर्षित होती है, उसकी सब्ज़ी खूब बिकती है। सब्ज़ी बेचकर वो अपना गुजारा तो क्या, अब वो समझता है कि जितनी वेतन दर मुझे एक लेक्चरर के रूप में किसी भी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिलनी थी, उतनी तो मैं सब्ज़ी बेच के कमा लेता हूँ। ये एक विसंगति है हमारी ज़िंदगी की, ये एक कंट्राडिक्शंस हैं जिन्हें हम लोग जी रहे हैं। इसलिए जी रहे हैं कि प्रतिभा का जो मूल्यांकन है वो 2 बातों के आधार पर होता है, कि एक तो आपका मेरिट क्या है और दूसरा मेरिट के साथ साथ आपकी रिकमेंडेशन क्या है, आपका जो पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, आप किस परिवार से संबंध रखते हैं, और आपके पीछे कोई राजनीतिक सत्ता धीश भी है या नहीं है। इन सब बातों को लेकर आजकल चीज़ें तय होती हैं। और उसको जब नौकरी नहीं मिली, उसे लगा कि मेरा तो कोई गॉडफादर, पॉलिटिकल गॉडफादर भी नहीं है मेरे पास, तो आखिर में उसने ये फ़ैसला किया। मित्रों, मुझे पुरानी एक कहावत भी याद आ गई, आपको भी याद होगी, आप उसका इस्तेमाल तो करते होंगे, लेकिन अब प्रसंग बदल चुके हैं कि पढ़े फ़ारसी बेचें तेल, ये देखो किस्मत के खेल। ये पुरानी ज़माने की बात है कि जब फ़ारसी जो पढ़ा लिखा होता था उसको तो मानते थे ये प्रकांड पंडित है, या संस्कृत पढ़ा हुआ या फ़ारसी पढ़ा हुआ। और अगर फ़ारसी पढ़ा हुआ व्यक्ति तेल बेचता है या छोटा मोटा काम करता है तो लोग कहते थे ये किस्मत का खेल ही है कि फ़ारसी पढ़ना, फ़ारसी में कोई डिग्री हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना, संस्कृत में बहुत प्रकांड विद्वान बन जाना। इसके बावजूद यदि आदमी को इस तरह से गलियों में खाक छाननी फिरे, या तेल बेचना फिरे, या सब्ज़ी की रेहड़ी लगानी पड़े, तो मित्रों ज़िंदगी जो है वो हिसाब किताब तो मांगती है। और हिसाब किताब किससे मांगती है? समय से। कि जो सामयिक, जो समकालीन जो परिवेश है, वो परिवेश प्रतिभा को कितना सम्मान दे पाता है, इस बात का जवाब परिवेश को देर सवेर देना पड़ता है। बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आदर्श बालकों की भी रखी जाती हैं, लेकिन ये समय कैसा एक आ गया है विसंगति भरा। ये विसंगतियाँ कई बार आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती हैं और आपको अंदर से हिलाते भी हैं। अभी जब ये खबर भी वायरल हो रही थी, उन्हीं दिनों में ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वायरल हुई कि जापान जैसे देश में, जहाँ के लोगों की देशभक्ति, कर्तव्य परायणता और उनकी जो प्रगति की जो रफ्तार है उसको देखकर सभी लोग जेलसी करते थे, और बात बात पे जापान की मिसाल दे दी जाती थी, कहीं जापानी बालक की, कहीं जापानी वैज्ञानिक की, और इस तरह से हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा की जिक्र अक्सर कर दिया जाता था, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। लेकिन अब खबर जो आई है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि वहाँ पर बुज़ुर्गों की हत्याएँ हो रही हैं,
और बुज़ुर्गों की हत्या इसलिए कि वहाँ जापानी जो एवरेज उम्र वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि ये बुज़ुर्ग जो है हम पे बोझ बनते जा रहे हैं। और वहाँ पर पिछले 1 वर्ष में 65 बुज़ुर्गों की हत्याएं ही हुई, जो ऑन रिकॉर्ड आया, जो चीज़ें बाकायदा दर्ज हुई रिकॉर्ड में आके, वो 65 के 65 जो बुज़ुर्ग थे वो 70 साल से ऊपर आयु के थे। और उसके परिवेश के लोगों ने ऐसे बुज़ुर्गों को बोझ मानना आरंभ कर दिया। क्यों किया? इसके भी कारण हैं। इतनी अच्छी सभ्य संस्कृति होते हुए भी वहाँ पर जो आर्थिक संकट है, जो थोड़ी सी बेरोज़गारी कुरमुनाने लगी है वहाँ पर, जापान जैसे समृद्ध देश में भी। और कभी विश्व युद्ध में जापान की फ़ौजों का, जापान का नाम कितना ऊंचा था, ये बात भी बड़ी गज़ब की लगती है। और टोक्यो को विश्व के बहुत खूबसूरत शहरों में भी गिना जाता है। वहाँ स्थिति ये आ गई है कि वहाँ बुज़ुर्गों की हत्या की एक टेंडेंसी, एक परंपरा सी बन चली है। मित्रों, ये ख़बरें चाहे सब्ज़ी बेचने वाला पंजाबी युवक हो, PhD, और या फिर बुज़ुर्गों की हत्याओं का मसला जापान जैसे देश में हो, ये सारी बातें हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर हमें अपने आसपास घट रही घटनाओं से कुछ तो सीखना होगा, कहीं तो संतुलन कायम करना होगा। संतुलन कायम नहीं करेंगे तो आप अपना ज्ञान, विज्ञान, आप चाँद पे पहुंचने की बातें या सूर्य के ऊपर पांव रखने की बातें या उसके करीब जाने की बातें, ये सारी की सारी कैसे आप इन पे गर्व कर सकें, गर्व कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपसे हिसाब मांगेंगी। और मित्रों, इन विसंगतियों से उबरने का प्रयास कीजिए। यद्यपि चेतावनी तो टैगोर ने भी दी थी कि शांति कोथाय बाबा, शांति कोथाय पावी, अर्थात शांति कहाँ है, लेकिन शांति की तलाश तो हमें करनी होगी। शुक्रिया।